Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is apoptosis, the extrinsic pathway. तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को एपोप्टोसिस इन डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जो टारगेट करेगा आपका दिसंबर 2023 का नेट एग्ज़ाम। ओके, तो गाइज़ आज इसका जो है वो पार्ट 4 है, जहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ में एक्सट्रिंसिक पाथवे। ये टॉपिक है यूनिट नंबर 4 सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को पे चलने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइज़ अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है एपोप्टोसिस के बारे में, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस पढ़ाया था। ठीक है, हमने इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ा था एपोप्टोसिस का। तो कुछ चीज़ें जो है वो रह गई थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नहीं कि जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है एपोप्टोसिस का, उसे हम दूसरा नाम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ब्रूस एल्बर्ट में लिखा हुआ है, बाकी किसी और बुक में नहीं है। तो हमें हर चीज़ को जो है वो गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है कैसे भी पूछा जा सकता है। तो एक तो ये दो नाम आपको याद रखना है। दूसरा, जो एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस जो है वो जब सेल स्ट्रेस में होता है, जैसे जो एपोप्टोसिस मतलब जो इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे है या माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोसिस पाथवे है, वो कैसे मतलब स्टिमुलेट होता है, कैसे ये स्टिमुलेट होता है। तो जिस टाइम पे सेल स्ट्रेस में होता है, जैसे DNA डैमेज, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं सेल को, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब कोविड चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे जब भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं ना सेल को, तो सेल कुछ इंटरफेरॉन्स नाम की कुछ सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं। ठीक है, वो कुछ सिग्नल देती है बाकी सेल्स को, ताकि ये जो है वो एक तो खुद अपना सेल डेथ कर सके, और अगर खुद ना कर पाए तो बाकी सेल्स उनका सेल डेथ करवा देती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ग्रोथ फैक्टर डेप्रीवेशन, ग्रोथ फैक्टर की अगर कमी हो जाए तो भी जो है सेल स्ट्रेस में होता है, और तो भी जो है ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, जो कि साइटोक्रोम C को रिलीज़ करता है माइटोकॉन्ड्रिया से, और एक्टिवेट करता है कैस्पेस 9 फाइनली कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, जो कि फाइनली एपोप्टोसिस करवा देता है। ठीक है, तो ये थी लास्ट क्लास की कुछ बातें। और एक और फिगर था जो कि ये फिगर भी ब्रूस एल्बर्ट का है, और ये मैं जो है मैंने वैसे आपको दोनों कूपर का भी और लोडिस का दोनों का फिगर एक्सप्लेन किया हुआ था, बट ये ब्रूस एल्बर्ट का रह गया था, इसे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब भी एपोप्टोसिस का सिग्नल आएगा, ठीक है, यानी BCL2 प्रोटीन्स इनिबिट होंगे, तो BCL2 प्रोटीन इनिबिट होंगे तो बैकबैक्स एक्टिवेट हो जाएंगे। बैकबैक्स जो है फिर आपके क्या बना देते हैं, चैनल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में जो साइटोक्रोम C है वो क्या हो जाता है, साइटोसोल में रिलीज़ हो जाता है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ एपोटोजोम है, यहाँ पर ये इस फिगर में ये डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, दैट्स वाई ये फिगर इंपॉर्टेंट है कि एपोटोजोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक्चुअली में एपोटोजोम ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है सेल में, जैसे हम लोगों ने बाकी फिगर्स में देखा था, वो इतना डिटेल में नहीं बता रहे थे। जैसे यहाँ पर एपोटोजोम डायरेक्ट फॉर्म हो रहा था, ये लोडिश का फिगर है। ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है कि कैसे एपोटोजोम फॉर्म होता है। तो एक एडेप्टर प्रोटीन होता है, इस तरीके का एडेप्टर प्रोटीन, जैसे ही साइटोक्रोम C साइटोसोल में आता है, ये साइटोक्रोम C जो है एडेप्टर प्रोटीन पे बाइंड कर जाता है। जैसे ही एडेप्टर प्रोटीन पे बाइंड करता है तो एडेप्टर प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C की मदद से जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, ये असेंबली करना स्टार्ट कर देता है, यानी अपने जैसे कंपोनेंट के साथ में इस तरीके की असेंबली बना देता है ये आपका एडेप्टर प्रोटीन। फिर ये रिक्रूट करता है प्रोकैस्पेस 9, ये प्रोकैस्पेस 9 को बुलाता है और इसको जो है अटैच कर लेता है खुद पे। जैसे इस तरीके से ये प्रोकैस्पेस 9 आया। ठीक है, जब इसकी ऐसी असेंबली हुई उसके बाद प्रोकैस्पेस 9 आया, और जब ये प्रोकैस्पेस 9 इसके साथ बाइंड करता है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, एपोटोजोम बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपोटोजोम। फाइनली जब एपोटोजोम बनता है तो फाइनली आपका प्रोकैस्पेस 9 जो है वो एक्टिव हो जाता है एपोटोजोम में, और वो फिर एक्टिवेट करता है दूसरे कैस्पेसेस को, जैसे कि कैस्पेस 3। ठीक है, तो बाकी सारा पाथवे वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पर जो है वो एपोटोजोम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो इस फिगर में डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको ये भी जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, ओके गाइज, तो ये सारी बातें थी इंट्रिंसिक पाथवे की। आज हम लोग पढ़ेंगे द एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है,
ओके तो जैसे अभी इंट्रिंसिक पाथवे हमने पढ़ा, इंट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, अंदर से कोई चीज़ बोल रही है, यानी जैसे डीएनए डैमेज हो गया, वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, या सेल में कोई भी तरीके का स्ट्रेस आ गया, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो सेल क्या कर देगा, इंट्रिंसिक पाथवे चला देगा, यानी खुद से ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज हो जाएगा और एपोप्टोसिस जो है वो सेल का हो जाएगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया बाहर से कोई बोल रहा है कि तुम सेल डेथ करो, यानी सेल डेथ करवा रहा है कोई बाहर से, ठीक है। यानी जैसे एक सेल था जो कि मस्त जी रहा था, जैसे यहाँ पर मैं बना देती हूँ, जैसे ये सेल था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, अपना मस्त जो है वो जी रहा था, मस्त ग्रोथ फैक्टर थे इसके पास में, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही आपका कोई दूसरा सेल आया, दूसरे सेल ने बोला नहीं आपको क्या करनी है, सेल डेथ करनी है, यानी इसको ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें क्या करना है, सेल डेथ करना है, तो दूसरा सेल क्या कर देगा, इसको सिग्नल भेजेगा। कैसे बोलेगा, सिग्नल के थ्रू बोलते हैं ना सेल, तो सिग्नल बोलेगा कि तुम्हें क्या करना है, डेथ करना है, तो बाहर से ये बोलेगा कि तुम्हें डेथ करना है, तो ये बेचारा जो है वो एपोप्टोसिस कर देगा, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या हो गया, जो एपोप्टोसिस हो रहा है वो कोई और सेल आके इसे बोल रहा है, ठीक है, चाहे वो कोई भी सेल हो, वो कोई और सेल आके इस टारगेट सेल को बोल रहा है कि तुम्हें एपोप्टोसिस करना है, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें जरा समझते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द सेल स्ट्रेस ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग दैट रेगुलेट द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, सम सीक्रेटेड polypeptides activate receptor that induce cell death, okay, via extrinsic pathway of apoptosis. These receptor directly activate initiator caspase 8। देखो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि caspase 9 एक्टिवेट होता है इन केस ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, लेकिन इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे caspase 8 जो है आपका एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। caspase 8 या caspase 10 यहाँ पे इस केस में एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे caspase 10 भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, ओके। The polypeptide that signal the cell death by this pathway belongs to the tumor necrosis factor TNF फैमिली, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड जो कि सिग्नल दे रहे हैं, जो पॉलीपेप्टाइड क्या दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि सेल को डेथ करनी है, यानी बाहर से कोई सेल आया, ठीक है, और ये सेल बोल रहा है कि तुम इस सेल बेचारे को कि तुम्हें सेल डेथ करनी है, तो जो ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज कर रहा है, यानी जो ये सिग्नल मॉलिक्यूल दे रहा है इसको, जो सिग्नल मॉलिक्यूल क्या है, पॉलीपेप्टाइड है, तो जो पॉलीपेप्टाइड ये जिससे बता रहा है इसको कि तुम्हें सेल डेथ करना है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। TNF फैमिली मैंने आपको सेल सिग्नलिंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया है, ठीक है। दे बाइंड टू द मेम्ब्रेन ऑफ TNF रिसेप्टर फैमिली, ये क्या करते हैं, ये जो रिसेप्टर है, ये जो ब्लू कलर का मैंने आपको यहाँ पे रिसेप्टर बना रखा है, ये रिसेप्टर भी क्या होता है, TNF फैमिली का रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर, और ये रेड वाला क्या है, लिगेंड है जो सिग्नल दे रहा है, ठीक है, लिगेंड और रिसेप्टर। तो लिगेंड और रिसेप्टर के बारे में तो आई होप कि आप लोगों को पता ही होगा लिगेंड और रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है। सो दे बाइंड टू मेंबर्स ऑफ द TNF रिसेप्टर फैमिली विच इंड्यूसेस एपोप्टोसिस इन अ वेराइटी ऑफ सेल, ठीक है। तो ये जो है TNF फैमिली रिसेप्टर के साथ में TNF फैमिली के लिगेंड जो है वो TNF फैमिली रिसेप्टर के साथ में बाइंड करते हैं और फिर इंड्यूस कराते हैं एपोप्टोसिस यानी सेल डेथ को। One of the best characterization members of this family are the cell surface receptor FAS, ठीक है। इसी फैमिली के मेंबर में एक और रिसेप्टर आता है दैट इज़ FAS। FAS बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको लर्न करना है। FAS विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग सेल डेथ इन द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के सेल डेथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जो ये इतनी स्टोरी थी ये बहुत शॉर्ट स्टोरी थी, यानी कि ये उतना डिटेल में नहीं था, ठीक है। ये मैंने आपसे कूपर से पढ़ाया हुआ है, कूपर से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये उतना डिटेल में नहीं था। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली है ना, ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली के अंदर मैं यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ाऊँगी। ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली जो हमने यहाँ पे देखी अभी, ठीक है, ये जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली यानी TNF फैमिली है, इसके अंदर दो तरीके के रिसेप्टर या लिगेंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एक तो TNF अल्फा लिगेंड हो गया और एक फास लिगेंड हो गया, ठीक है। ये फास लिगेंड तो यहाँ पर दे रखा है, TNF मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो गाइज़ अब वैसे तो बहुत सारे रिसेप्टर लिगेंड होंगे, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा, ये भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, विच रिलीज बाय मैक्रोफेजेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन रिलीज करती हैं, मैक्रोफेजेस। जैसे आपके मैक्रोफेजेस सेल्स कौन सी हो गई, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गई, ठीक है।
तो इम्यूनोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस से ये जो है ये TNF अल्फ़ा जो रिलीज़ होता है, TNF अल्फ़ा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, वो मैक्रोफेजेस रिलीज़ करती हैं, यानी ये क्या है, लिगेंड है, लिगेंड। एंड ट्रिगर द सेल डेथ एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन सीन इन द क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। जो भी आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है, ठीक है, उनमें जो सिग्नल जो देती हैं ये मैक्रोफेजेस देती हैं। यानी अगर मैक्रोफेज है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मिनट, हाँ, जैसे यहाँ पे मैं आपका मैक्रोफेजेस बना देती हूँ, ठीक है, ये आपका मैक्रोफेजेस है, ठीक है, ये आपका मैक्रोफेज है, और यहाँ पे ये टारगेट सेल है, ठीक है, इसको मिटा। तो ये हो गई आपकी टारगेट सेल और ये हो गई आपकी मैक्रोफेज, ठीक है। तो अब मैक्रोफेज को इस टारगेट सेल को मारना होगा, चाहे उसको सिग्नल देना होगा कि तुम्हें सेल डेथ करनी है, ठीक है। तो ये कैसे सिग्नल देगा, ये अपना TNF अल्फ़ा रिसेप्टर लिगेंड लाएगा, ये TNF अल्फ़ा रिसेप्टर को बाहर निकालेगा इस तरीके से, ठीक है, और सॉरी लिगेंड को, ठीक है, दिस इज़ TNF अल्फ़ा लिगेंड, ठीक है, TNF लिगेंड अल्फ़ा लिगेंड को बाहर निकालेगा, और ये TNF अल्फ़ा लिगेंड जो है वो बाइंड करेगा किस पे, इस टारगेट सेल के रिसेप्टर में, जो कि TNF अल्फ़ा रिसेप्टर होगा, ठीक है, TNF अल्फ़ा रिसेप्टर, ठीक है। तो जब मैक्रोफेजेस, अगर याद रखना है आपको, जब मैक्रोफेजेस को अगर किसी टारगेट सेल को मारना होगा तो वो TNF लिगेंड को यूज़ करता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट सेल डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल दैट इज़ फास्ट लिगेंड। फास्ट लिगेंड भी एक दूसरे टाइप का लिगेंड है जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। इज़ अ सेल सरफेस प्रोटीन एक्टिवेटेड बाय नेचुरल किलर सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तो नेचुरल किलर सेल्स जो प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, यानी इम्यून सेल्स जो प्रेजेंट होती है, नेचुरल किलर सेल्स हो गई, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट हो गई, ये क्या करती हैं, फास्ट लिगेंड्स को जो है वो प्रोड्यूस करती है। जैसे अगर इसको जो है किसी टारगेट सेल को अगर किल करना है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बना के बता देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो ये अगर आपका ये जो सेल है ये टारगेट सेल है, टारगेट सेल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, नेचुरल किलर सेल या टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, टी लिम्फोसाइट सेल, ठीक है। तो जब भी टी लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल्स दोनों, मतलब अभी एक साल तो नहीं होती, वो अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर इनको किसी भी टारगेट सेल को मारना होगा तो ये कौन सा लिगेंड अपने सरफेस पे लाती है, दैट इज़ फास्ट लिगेंड है। दोनों TNF फैमिली के ही, लेकिन क्या है, फास्ट लिगेंड, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये बुक मैंने आपको लोडिस से लिया हुआ है इन डिटेल, ठीक है। तो ये फास्ट लिगेंड जो है अपने सेल पे प्रोड्यूस करेगा और टारगेट सेल्स के किस पे बाइंड कर देगा, फास्ट रिसेप्टर पे बाइंड कर देगा। ये होगा इस टारगेट सेल का फास्ट रिसेप्टर, ठीक है। तो ये जब भी नेचुरल किलर सेल्स या टी लिम्फोसाइट अगर आपसे पूछा जाए, कभी पूछ लिया जाए कि कौन से टाइप के लिगेंड ये प्रोड्यूस करते हैं, TNF अल्फ़ा करते हैं या फास्ट लिगेंड करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, फास्ट लिगेंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और टारगेट सेल के फास्ट रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। लेकिन अगर आपका मैक्रोफेजेस के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो मैक्रोफेजेस जो है वो यूज़ करते हैं TNF अल्फ़ा लिगेंड्स को, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक, टी लिम्फोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये दोनों बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको CSR में पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल डिटेल में सवाल आ रहे हैं, तो ये डिटेल में है, तो इसीलिए आपसे पूछा जा सकता है। मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफ़र किया है, तब जाके मैं आपको जो है कंटेंट बना के लाई हूँ, ताकि आप लोगों का जो पढ़ाई है वो डिटेल में हो सके, राइट। दिस सिग्नल कैन ट्रिगर डेथ ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड सम ट्यूमर सेल्स एंड फॉरेन ग्राफ्ट सेल्स। ऐसे सिग्नल जो है, जैसे अगर बेचारी इस जो टारगेट सेल है इसमें हो सकता था वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया हो, इसे वायरस इन्फेक्शन हो गया हो, या ये ट्यूमर बन रही हो,
ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर बन रहा हो, या कोई बाहर से फॉरेन सेल्स को जब हमारी बॉडी में ग्राफ्ट किया जाता है या फॉरेन सेल्स को ग्राफ्ट किया जा रहा हो, ठीक है, तो जो भी केस हो उन सब में जो है वो इस तरीके से फास्ट लिगेंड या तो मैक्रोफेज अपना TNF अल्फा लिगेंड दिखा के इसको मार देगा, या नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है इसको अपना फास्ट लिगेंड दिखा करके इसको मार देगा। तो इस तरीके से जो है वो टारगेट सेल्स की डेथ कराई जाती है। Both TNF alpha depicted as a fast ligand and the fast ligand. Also fast ligand को दूसरा नाम है CD95 ligand, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो फास्ट लिगेंड है इसका दूसरा नाम क्या है? CD95, ठीक है, CD95 भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो CD95 लिगेंड है, ये दोनों के दोनों ट्राइमेरिक प्रोटीन होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सेल सरफेस ऑफ वन सेल, बाइंड टू द डेथ रिसेप्टर ऑफ द एडजेसेंट सेल। ये कैसे बाइंड करते हैं? जैसे अगर मैं आपको इसी उसमें बताती हूँ, यहाँ पे जैसे आपका ये टारगेट सेल था, ठीक है, ये टारगेट सेल है और ये किलर सेल आ रही हैं, यहाँ पे ये किलर सेल है, ठीक है, कोई भी किलर सेल है, चाहे मैक्रोफेजेज है, न्यूट्रोफिल है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है। तो अब जो भी है, तो यहाँ पर लिगेंड जो है वो कैसे, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन, यानी ये सिंगल में नहीं बाइंड करते हैं, ये इस तरीके से ट्राइमेरिक प्रोटीन बनाते हैं, 1 2 3, यानी 3 लिगेंड एक साथ आएंगे, 3 लिगेंड एक साथ आएंगे तो ये 3 रिसेप्टर पे एक साथ बाइंड करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे? 3 रिसेप्टर पे ये क्या करेंगे? एक साथ बाइंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। दैट्स वाई इनको क्या बोला गया है? ट्राइमेरिक प्रोटीन, ठीक है। तो फास्ट लिगेंड एज वेल एज TNF अल्फा लिगेंड, दोनों के दोनों क्या है? ट्राइमेरिक प्रोटीन है जो कि ट्राइमर की तरह काम करते हैं, यानी 3 आपस में जुड़ते हैं और 3 आपस में जुड़ के 3 रिसेप्टर पे बाइंड करके देन सेल की डेथ करवाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो, ये सेल है जो कि सिग्नल दे रही है डेथ का, और ये टारगेट सेल है जिसको मारने के लिए दे रही है। तो ये डेथ सिग्नल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है TNF अल्फा का, ये 3 1 2 3 ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं आपको, 3 प्रोटीन आए हैं और ये डेथ रिसेप्टर पे 3 रिसेप्टर पे अटैच है, 1 2 3 रिसेप्टर पे अटैच है TNF अल्फा रिसेप्टर पे, ठीक है, जिससे कि ये सिग्नलिंग दे रही है और फर्दर कैस्केड जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका, दैट इज ओके, यहाँ तक हो गया है, ठीक है। द एक्टिवेटेड ट्राइमेरिक death receptor complex then bind to the cytosolic protein termed as fast associated death domain FADD and TNF receptor associated death domain TRADD, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्राइमेरिक प्रोटीन पे बाइंड करते हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, जैसे ही इन दोनों का बाइंडिंग हुआ तो TRADD और FADD का रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इनका फुल फॉर्म दिया हुआ है, इन दोनों का रिक्रूटमेंट हो जाता है। इन दोनों को कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क कॉम्प्लेक्स। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? डिस्क कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और डिस्क का फुल फॉर्म क्या है? डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं TRADD और FADD, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है? जैसे ही ये होते हैं ये ओलिगोमेरिक कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम क्या है? डिस्क है, ठीक है, डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं। TRADD इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस बाय सम डेथ रिसेप्टर एंड सच एज TNF अल्फा, नॉट बाय अदर। तो TRADD जो है वो उसको रिक्वायर होता है, यानी ये एपोप्टोसिस करवाता है किसके साथ में? कौन से डेथ रिसेप्टर के साथ में? TNF अल्फा डेथ रिसेप्टर के साथ में। जो FADD होता है वो एडेप्टर की तरह सर्व करता है, जैसे वहाँ पर हमने एडेप्टर प्रोटीन APF1 को देखा था एडेप्टर प्रोटीन, वैसे यहाँ पर FADD जो है वो एडेप्टर की तरह काम करता है और रिक्रूट और एक्टिवेट करवाता है किसको? कैस्पेज 8 को, दैट इज इनिशिएटर कैस्पेज। जैसे वहाँ पर कैस्पेज 9 एक्टिवेट हो रहा था इन केस ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन होता है? कैस्पेज 8 एक्टिवेट होता है, जो कि एक इनिशिएटर कैस्पेज है। इनिशिएटर कैस्पेज का मतलब क्या हो गया? जो खुद एक्टिवेट होता है और दूसरे कैस्पेज को एक्टिवेट करवाता है। Once activated, caspase 8 activates several other effector caspases and amplification cascade begin, ठीक है। तो फिर amplification जो है वो cascades का स्टार्ट होने लग जाता है। जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ये जैसे ही ये डिस्क कॉम्प्लेक्स बना, ये पूरा का पूरा जो डिस्क कॉम्प्लेक्स है, देन इसने एक्टिवेट किया प्रो कैस्पेज 8 को, कैस्पेज 8 में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब प्रो कैस्पेज 8 की कहानी सुनते हैं।
द एक्टिवेटेड कैस्पेज 8 देन क्लीव एक्टिवेट इफेक्टर प्रोटीन। ये 3 इफेक्टर प्रोटीन्स को क्लीव करता है कैस्पेज 3, 6 एंड 7, तीनों को क्लीव करता है और ये तीनों के तीनों जो है वो सेल डेथ को करवाते हैं, कैस्पेज 3, कैस्पेज 6 एंड कैस्पेज 6। साथ ही साथ कैस्पेज 8 एक और काम करता है, ये BH3 ओनली प्रोटीन जो कि बिड है, बिड मैंने आपको बताया था BH3 ओनली प्रोटीन है, ये बिड को भी क्लीव करता है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देता है टी बिट फ्रेगमेंट में। टी बिट फ्रेगमेंट में जैसे ही क्लीव होता है ये एक्टिवेट हो जाता है और बाइंड करता है BCL2 पे, जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, जिससे कि BCL2 अगर इनिबिट हो जाए तो बैक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये साइटोक्रोम C रिलीज हो जाता है साइटोसोल में और वो एक्टिवेट कर देता है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस को भी एक्टिवेट करता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो कैस्पेज 8 है, कैस्पेज 8 ने पहले क्लीव किया किसको, प्रो कैस्पेज 3, प्रो कैस्पेज 6, प्रो कैस्पेज 7, इनको क्लीव करके इसने एक्टिवेटेड कैस्पेज बना दिया। ये क्या है, एक्टिवेटेड कैस्पेज। ये एक्टिवेटेड हो चुके हैं और इन्होंने क्या करा दिया है, डेथ करा दिया है, एपोप्टोसिस करा दिया है सेल का। साथ ही साथ कैस्पेज 8 बिड को भी एक्टिवेट कराता है, बिड को ब्रेक करके टी बिट में कन्वर्ट कर देता है। ये BH3 ओनली का प्रोटीन है और ये क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। हमें पता ही है जब बिड एक्टिवेट होता है तो वो किसको इनिबिट करता है, BCL2 फैमिली के प्रोटीन को। BCL2 फैमिली के प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होता है, BCL2 ने किसको इनिबिट किया रहता है, बैक्स को इनिबिट किया रहता है, तो ये बिड आता है और उस BCL2 को इनिबिट कर देता है। BCL2 इनिबिट होता है तो वैसे ही फिर बैक्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फिर चैनल का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक चैनल बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में चैनल से साइटोक्रोम C जो है वो साइटोसोल में रिलीज हो जाता है। कैस्पेज 9 जो है आपको पता है एक्टिवेट हो जाता है, कैस्पेज 9 फिर प्रो कैस्पेज 3 को ब्रेक करके वापस से जो है वो एक्टिवेट करवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे भी रन हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। एक और फिगर से देखते हैं, ये आपका फिगर कूपर से है, ठीक है, ये कूपर का फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा ये TNF रिसेप्टर है, ये TNF लिगेंड है, ये ट्राइमेरिक प्रोटीन है, देखो 3 में बाइंड हो रहा है ट्राइमेरिक, ठीक है। जैसे ही बाइंड हुआ तो एडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट हो गए, एडेप्टर प्रोटीन बन गया, एडेप्टर प्रोटीन ने कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कर दिया, कैस्पेज 8 ने इफेक्टर प्रोटीन्स को, इस इफेक्टर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर दिया, 3-7 कैस्पेज 3 कैस्पेज 7 उनको एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ ये बिड का एक्टिवेशन करता है, बिड को एक्टिवेट कर देता है जो प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ से, क्योंकि ये फिगर आ नहीं रहा था एक पेज में तो इसीलिए मैं यहाँ से जो है ये इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। जैसे ही एक्टिवेट होता है बैक्स जो है वो इफेक्टर प्रोटीन वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बैक्स एक्टिवेट होते हैं तो वो चैनल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिन चैनल से जो है वो आपका साइटोक्रोम C जो है वो साइटोसोल में आ जाता है। साइटोक्रोम C जैसे ही साइटोसोल में आता है कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन होता है और वो वापस से इफेक्टर कैस्पेजेस को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पाथवे इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे के केस में आपको इंट्रिंसिक पाथवे भी देखने को मिल जाता है, यानी इंट्रिंसिक पाथवे भी यहाँ पर रेगुलेट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट है ये फिगर आपका ब्रूस एल्बर्ट से है, ठीक है। तो मैंने सोचा आपको सारे फिगर जो है मैं बता दूँ, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्रूस एल्बर्ट में ये किलर लिम्फोसाइट सेल है, ठीक है, जिसके पास क्या है, फास्ट लिगेंड है, ठीक है। फास्ट लिगेंड मैंने आपको बताया था साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट या नेचुरल किलर सेल्स के पास में प्रेजेंट होता है। ये फास्ट लिगेंड जो है फास्ट डेथ रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ठीक है, कि इसको इस सेल को मारना है तो इस टारगेट सेल को मारेगा ये बेचारा। तो इसके देखो यहाँ पे ट्राइमेरिक प्रोटीन है, 3 के पेयर में है तीनों, ये इस पे बाइंड करेगा, एडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगा, एडेप्टर प्रोटीन और प्रो कैस्पेज मिल करके डिस्क कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़, जो एडेप्टर प्रोटीन है और जो प्रो कैस्पेज 8 है, ये एडेप्टर प्रोटीन प्रो कैस्पेज 8 को बुलाता है और वो डिस्क का कॉम्प्लेक्स बनाता है। एडेप्टर प्रोटीन जो हमने FRADD पढ़ा था, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया था। तो प्रो कैस्पेज 8 और ये एडेप्टर प्रोटीन मिलके डिस्क बनाता है। जैसे वहाँ पे एपोटोजोम बना रहा था प्रो कैस्पेज 9 इन केस ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, प्रो कैस्पेज 9
एडेप्टर प्रोटीन के साथ में मिलकर एपोटोजोम बना रहा था, वैसे यहाँ पर डिस्क कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स जो है प्रोकैस्पेज 8 और आपका एडेप्टर प्रोटीन मिलकर बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स जैसे ही बनता है आपका प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाता है। प्रोकैस्पेज 8 जो है वो अदर एग्जीक्यूटर कैस्पेज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो टारगेट सेल है उसका अपोप्टोसिस हो जाता है, उसका सेल डेथ हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिली, ये ब्रूस एल्बर्ट की बुक में, ये आपको कूपर की बुक में, और जो इधर जो ये है ये आपका लोडिस की बुक में। तो थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंसेस हर फिगर में मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना है, ताकि अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, ये जो FADD है मैंने आपको बताया, FADD आपका क्या है, एडेप्टर प्रोटीन है। ठीक है, FADD, TRADD और प्रोकैस्पेज 8 ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डिस्क कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये फिगर जो ये वाला फिगर है आपका, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी वहाँ पे। तो फिगर है, एक्टिवेटेड डेथ रिसेप्टर इनिशिएट द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे दैट लीड टू द अपोप्टोसिस। फास्ट लिगेंड ऑन द सेल सरफेस ऑफ किलर लिम्फोसाइट एक्टिवेट फास्ट रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ टारगेट सेल. This triggered the assembly of collection of intracellular protein to form a death-inducing signal, that is DISC, which include the specific initiator procaspase 8 और 10. ठीक है, जैसे हर बुक में आपको, जैसे लोडिस की बुक में भी और कूपर की बुक में भी आपको जो है सिर्फ प्रोकैस्पेज 8 दिया हुआ है कि वो एक्टिवेट होता है, लेकिन ब्रूस एल्बर्ट ने बोला है कि प्रोकैस्पेज 10 भी एक्टिवेट हो सकता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा कैस्पेज एक्टिवेट होता है इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, तो 8 और 10 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, प्रोकैस्पेज क्लीव एंड एक्टिवेट वन अनदर एंड रिजल्टिंग इन द एक्टिव कैस्पेसेस, देन एक्टिवेट द एग्जीक्यूटर कैस्पेसेस इन द साइटोसोल लीडिंग टू अ कैस्पेज प्रोटियोलिटिक कैस्केड ऑन एपोप्टोसिस। ठीक है, तो जो प्रोकैस्पेज 8, 10 है या 9 है, ये क्या है, इनिशिएटर कैस्पेज हैं। ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर कैस्पेसेस या जो इफेक्टर कैस्पेसेस हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और फिर फाइनली आपका सेल डेथ जो है वो इंड्यूस जाता है। ठीक है, तो सारी स्टोरी कैसे चली, सारी स्टोरी को हम जरा यहाँ पर समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्राइमेरिक फास या TNF अल्फा लिगेंड कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी लिगेंड हो सकता है। ये क्या करेंगे, बाइंड टू टारगेट सेल रिसेप्टर, सेल डेथ रिसेप्टर, ये सेल के डेथ रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर ये इंड्यूस करेंगे, यानी फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिस्क कॉम्प्लेक्स, जिस डिस्क कॉम्प्लेक्स में आपका कौन सा आता है, एडेप्टर प्रोटीन प्लस प्रोकैस्पेज 8। कैस्पेज 8। ठीक है, ये जो है डिस्क कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एडेप्टर प्रोटीन FADD और TRADD, ठीक है, और प्रोकैस्पेज 8 आता है। ये सारे का सारा डिस्क कॉम्प्लेक्स बना देता है। देन आपका क्या होता है, उसके बाद कैस्पेज 8 का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी प्रोकैस्पेज का मतलब इनएक्टिव कैस्पेज है, कैस्पेज 8 का मतलब एक्टिवेट हो जाता है। कैस्पेज 8 देन दो तरीके से काम करता है। पहला, ये क्या करता है, ये अदर प्रोकैस्पेजेस को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, एक्टिवेट कैस्पेज 3, 7, ठीक है, इनको एक्टिवेट करवाता है। और दूसरा ये काम क्या करता है, एक्टिवेट BH3 ओनली प्रोटीन्स, जो कि प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है। BH3 प्रोटीन में किसको एक्टिवेट करता है, बिट प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहाँ से हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ताकि ब्लैक ले लेते हैं। बिट प्रोटीन एक्टिवेट होता है। बिट जो है वो इनहिबिट करता है
BCL2 को इनहिबिट करता है, BCL2 प्रोटीन को इनहिबिट करता है। इस BCL2 ने बेचारे ने किसको इनहिबिट किया था? बैकबैक्स को। तो बैकबैक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बैकबैक्स जो है वो जैसे ही एक्टिवेट होते हैं, ये क्या करते हैं? साइटोक्रोम C को रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज़ इन साइटोसोल, और आपका फाइनली कैस्पेज 9 जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। कैस्पेज 9 जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और फाइनली जब कैस्पेज 9 एक्टिवेट होता है तो वो फर्दर जो है वो किसको एक्टिवेट करता है? कैस्पेज 3 को वापस एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारा जो ब्लैक वाला जो पोर्शन दिख रहा है इतना, ये जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे चल जाता है। ठीक है, और ये पूरा एक्सट्रिंसिक पाथवे है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वापस से जो है इंट्रिंसिक पाथवे को भी एक्टिवेट कर देता है। तो दिस इज द समरी ऑफ इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस पाथवे चलता है। ठीक है, तो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तो हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसके स्टार्टिंग में समझा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने मैमल्स में पढ़ा, ये सारा मैमल्स में होता है इस तरीके से एपोप्टोसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी एलिगेन में कैसे एपोप्टोसिस होता है, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं CSIR नेट में। तो मैं सी एलिगेन का वीडियो लाऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि सी एलिगेन में कैसे एपोप्टोसिस होता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ पर डाउट होगा पूछ लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो। ठीक है, और उससे ज्वाइन करके देन वहाँ पे जो है आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ पर ईमेल आईडी भी है, ईमेल आईडी में भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है गाइज़, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ शेयर करना भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।